Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आज चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हमने चूज़ करना है करेक्ट आंसर को। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 27x⁻⁻1 होल में हमारे पास है -2/3। हमने इसके पार्ट देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है, तो हम इसे यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 27x⁻⁻1। मैं अगेन क्वेश्चन राइट डाउन कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x⁻⁻1 है तो इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। 27/x, यहाँ पर -1 था, नीचे चला गया, पॉजिटिव हो गया और पावर हमारी अभी नेगेटिव है -2/3। हमारे पास एक एक्सपोनेंट का लो है जिसके मुताबिक अगर a⁻n हो तो हम उसे लिखते हैं 1/a⁻n, यानी पावर को पॉजिटिव कर देते हैं इन्वर्स करके। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर है -2/3, तो इस एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक मैं इसको इन्वर्स करने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पर a था, यहाँ इन्वर्स होके 1/a हो गया। तो यहाँ पर जब मैंने -2/3 जो है इसको पॉजिटिव करना है तो ये जो हमारे पास a है इस वक्त, ये जो a है यहाँ पर a 27/x है, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा x/27 और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 2/3, जैसे कि यहाँ पर n पॉजिटिव हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों पे पावर सेपरेट करनी है। हमारे पास एक एक्सपोनेंट लॉ और है जिसके मुताबिक अगर हमारे पास a/b a की पावर में हो तो हम इस पे पावर सेपरेट कर सकते हैं, a⁻n/b⁻n। तो इस एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं लिखूँगी x की पावर 2/3 एंड 27 की पावर जो है यहाँ पर 2/3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर हमने x 2/3 है, यहाँ पर देखें तो ये रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, इसको रेडिकल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो ऊपर होता है ये हमारे पास ये पावर होती है और जो नीचे वाला है ये रूट होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रूट क्या है, 3 है। तो नीचे अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 27 है, 27 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 27 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, यानी कि 3 का क्यूब जो होता है वो क्या है, 27 है, क्योंकि 1 2 3 3 है। यहाँ पर बाहर के है पावर में 2/3, यहाँ पे 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है x² और इसकी रूट है 3। डिवीजन में हमारे पास है 3², तो 3² को जब हम फर्दर सॉल्व करें स्टूडेंट्स हमारे पास आता है x² और यहाँ बाहर रूट 3 है, 3 3 द 9। हमारा जो आंसर है वो ये है। हम देखते हैं कि हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, हम इसको ऑप्शन ए को कर देते हैं करेक्ट। बाकी ऑप्शंस में नीचे 9 नहीं है, यहाँ पर 8 है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास कहता है कि राइट 7th रूट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अपने चैप्टर में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये रूट है, अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूँ, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगी 1/7, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है और रूट क्या है 7, तो रूट को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x⁻⁻, ये है x और यहाँ इसकी है √7, जिसको हमने इक्वल किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि मैंने रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आता है 1/7। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी नहीं है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट है जिसमें हमने x 1/7 लिखा हुआ है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने राइट करना है 4⁻2/3 विद रेडिकल साइन, यानी कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं 2/3। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर होती है इसको हम रूट कहते हैं, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में होती है ये पावर होती है। तो ये 4² और यहाँ पर बाहर लिखेंगे 3, ये 3√4² है। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारा जिसमें पूछा गया है इन क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंड इज। रेडिकेंड किसे कहते हैं, जो हमारे पास ये जो क्यूब रूट के अंदर यहाँ पर वैल्यू है जिसको हम बेस वैल्यू कहते हैं, ये हमारा रेडिकेंड है यानी कि 35। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, 35। स्टूडेंट्स हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 25/16 की जो पावर है वो -1/2 है। यहाँ पर हमारे पास
जो एक्सपोनेंशियल लॉ है उसके मुताबिक अगर कोई पावर नेगेटिव में हो तो उसको हम इन्वर्स करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का लॉ है। इस लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को यूज़ करेंगे, चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो जैसे मैं लिखने लगी हूँ 25/16 की पावर है -1/2 इज इक्वल टू, इस नेगेटिव को इस एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक क्या करना है, इन्वर्स करना है, यानी 16/25 इन्वर्स हो गए और पावर हमारी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, यानी 1/2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर सबसे पहले 1/2 पावर को सेपरेट करेंगे और ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ है जिसके मुताबिक अगर पावर जो है a ओवर b होल पावर जो है n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a⁻n ओवर b⁻n। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से 16 पे 1/2 सेपरेट कर दिया और 25 पे 1/2 को सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 16 जो है वो किसके फैक्टर्स होते हैं, 4 स्क्वायर का। तो यहाँ पर आ गया 4 स्क्वायर ओवर 1/2, यानी 4×4 = 16 होता है। इसी तरह से 25 होता है 5 स्क्वायर, तो 1/2, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से हमारे पास आंसर आ गया 4/5। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4/5 वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखें 5/4 है जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी 4/5 है जो कि करेक्ट है। अब हमारा 6 पार्ट है जिसमें पूछा गया है द कॉन्जुगेट ऑफ 5+4 एओटा। स्टूडेंट्स अभी जो 5 पार्ट्स है ना ऊपर हमारे पास चूज द बेस्ट आंसर में, वो रियल नंबर से, रियल पार्ट से रिलेटेड थे। अब जो हम पार्ट कर रहे हैं ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर का सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये उससे रिलेटेड हमारे पास जो करेक्ट द बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, द कॉन्जुगेट ऑफ 5+4 एओटा इज। हमने क्या बताना है, कॉन्जुगेट बताना है किस नंबर का, 5+4 एओटा। तो हम देखते हैं कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने लगी हूँ उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो इस तरह से आएगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आपने साइन को चेंज कर देना है, यानी कि a - b एओटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हम जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5+4 एओटा में, तो 4 एओटा वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन क्या है, प्लस। तो हम इसके साइन को क्या कर देंगे, नेगेटिव, यानी 5 - 4 एओटा इज द कॉन्जुगेट। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए देखें तो है -5+4 एओटा, ये करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन में है -5 - 4 एओटा, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा 5 इस वक्त पॉजिटिव है। सी ऑप्शन में देखें तो 5 - 4 एओटा, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन में 5+4 एओटा, फिर से उसने कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख दिया, ये भी ठीक नहीं है। 7th पार्ट है द वैल्यू ऑफ एओटा की पावर 9 इज। हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो लेक्चर्स थे उनमें हमने एओटा की इंटीग्रल पावर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम एओटा की 9 की पावर को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बनती है, एओटा की पावर 9 का मतलब है कि मैं अगर इसको ब्रेक कर सकती हूँ, एओटा डॉट एओटा 1। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 9 पावर को 8 और 1 की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। एओटा 4 को मैं फिर से ब्रेक करने लगी हूँ, 2 × 4 यानी 4 to the 8 ये होता है, डॉट एओटा इज इक्वल टू, एओटा की पावर जो स्क्वायर होती है, एओटा स्क्वायर वो क्या होता है, -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर -1, तो -1 की पावर 4 डॉट एओटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स -1 है और ऊपर पावर इवन है तो हम क्या करेंगे, -1 को 1 लिख देंगे और डॉट एओटा, क्योंकि जब इवन पावर्स आती हैं किसी भी नेगेटिव नंबर्स की तो वो उन्हें पॉजिटिव बना देती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डॉट एओटा इज एओटा ही होता है, यानी एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एओटा ही आता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा हमारा जो पार्ट है ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन है 1, ये करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है -1, करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है एओटा, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन में माइनस एओटा है, ये भी करेक्ट नहीं है। अब हमारा 8th पार्ट है एवरी रियल नंबर इज। हमने देखना है कि ये क्या कहते हैं कि एवरी रियल नंबर क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बी ऑप्शन है अ रैशनल नंबर, सी ऑप्शन है अ नेगेटिव नंबर एंड डी ऑप्शन है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 देखते हैं कि ये रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इस रैशनल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, होल नंबर्स एंड
नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि एवरी का मतलब है हर रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि रियल नंबर जो है उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, और तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर में आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पॉजिटिव इंटीजर है सिर्फ वही हर रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। हर रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, हर रियल नंबर जो है वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी में भी इसी तरह से उसने कहा है अ रैशनल नंबर जो है वो एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हर रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वो रैशनल हो, क्योंकि रियल नंबर -3 भी हो सकता है, रियल नंबर √2 भी हो सकता है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि हर रियल नंबर रैशनल नहीं है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो जो सी ऑप्शन है वो है अ नेगेटिव नंबर, यानी कि हर रियल नंबर को उसने कह दिया कि वो नेगेटिव नंबर है। इस तरह नहीं है क्योंकि हर रियल नंबर नेगेटिव नहीं है। रियल नंबर में 2 पॉजिटिव भी है, 3 पॉजिटिव भी है, और भी बहुत से नंबर पॉजिटिव हैं। तो हर रियल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं है। ये ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी देखें तो कहता है अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हम देख लेते हैं किस तरह से हर रियल नंबर, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन हम देखते हैं ये किस तरह से करेक्ट है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। अगर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 0 हो तो हम कह सकते हैं कि जो z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो a होगा, यानी कि ये जो रियल नंबर है वो क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। स्टूडेंट्स हर केस में ये नहीं होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर हों, लेकिन ये हो सकता है कि एवरी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। अगर हम b की वैल्यू को 0 ले लें तो हमारा तमाम रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो जिस तरह से यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स अगर 9th पार्ट को देखें तो उसमें है रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम इस एक्सप्रेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे और फिर ही हम बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2ab इंटू एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर, यानी 2ab यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एयोटा और एयोटा स्क्वायर से, तो 1 बाय 1 इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2ab एयोटा, पहले एयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा स्क्वायर से, तो आता है 2ab एयोटा स्क्वायर। 2ab एयोटा प्लस यहाँ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो लिखेंगे 2ab एयोटा स्क्वायर इन -1। सॉल्व कर रहे हैं तो आता है 2ab माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस है तो 2ab। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि a प्लस बी एयोटा की फॉर्म हमारे पास आ गई है, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि रियल पार्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एयोटा वाला पार्ट है वो तो इमेजिनरी पार्ट है, जो साथ वाला पार्ट है -2ab ये रियल पार्ट है। यहाँ रियल पार्ट है -2ab। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई ना करते तो आपने यहाँ प्लस लिख देना था और आंसर आपने +2ab को करेक्ट कर देना था, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आपने साइन के साथ मल्टीप्लाई जरूर करना है पहले, प्लस माइनस माइनस और 2ab। अब जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है -2ab। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए है 2ab जो कि करेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। बी ऑप्शन -2ab रियल पार्ट हमारा बी है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। जबकि सी और डी में जो है वो एयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। 10 ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। अभी जो इससे पहले हमने 9th पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमने रियल पार्ट बताया था, तो सेम इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो लिखते हैं माइनस एयोटा इंटू 3 एयोटा प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं, यानी एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एयोटा से और फिर 2 से, तो -3 एयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 एयोटा है तो एयोटा स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा -3 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 -2 एयोटा, माइनस माइनस प्लस यानी 3 पॉजिटिव हो गया -2 एयोटा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पर अब इस वक्त जो इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछा गया था वो ये है -2। -2 इज द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हम साइन के साथ ही बताते हैं कि हमारे पास जो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स क्या हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन -2 है और वो करेक्ट है, बी ऑप्शन में 2 है, 3 सी में 3 है और डी में -3 है जो कि करेक्ट नहीं है। अब 11th है हमारे पास जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स ये बहुत ही समझने वाला जो हमारे पास MCQ है जिसमें उसने क्लोजर प्रॉपर्टी का जिक्र किया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और हमारे पास सेट्स हैं A, B, C एंड D। इससे पहले हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था वो रियल नंबर्स के लिए किया था और वो सेट्स की फॉर्म में नहीं थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को, अगर हम इसको रियल नंबर की प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो हमने पढ़ा था कि अगर A, B जो है दो रियल नंबर हों और वो R से बिलोंग करते हों और अगर हम उन्हें प्लस करें, क्योंकि उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताना है, तो अगर हम उन्हें प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? एक नया रियल नंबर आता है। तो उसको कहते हैं हम, अगर फॉर एग्जाम्पल A + B को ऐड करें और C आता है जो कि एक रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है रियल नंबर्स जो हैं। यानी कि आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दो रियल नंबर्स को प्लस करें तो एक नया रियल नंबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। क्लोजर का मतलब यहाँ पे क्लोज्ड है, यानी कि हमने प्लस किया तो हमारे पास एक नया रियल नंबर आ गया है या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो शो हो रही है, होल्ड हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने तमाम रियल नंबर्स की बात की थी जब हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जबकि हमारे पास यहाँ पर अब वो सेट्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन से जो सेट्स हैं जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं उनको हम सेट्स कहते हैं, कौन से जो सेट्स हैं इनमें से वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें जीरो का मतलब है कि जीरो को अगर हम ऐड करें, जीरो को जीरो में, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है तो जीरो को जीरो में ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो आए वो इस सेट्स के अंदर वाले एलिमेंट्स हों, यानी कि जो इसके सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो आ जाएं दोबारा से ऐड करने के बाद नंबर्स को, तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 0 + 0 0 ही होता है, तो इट मीन्स कि जो जीरो दोबारा आ गया है और ये सेट का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास जो जीरो सेट है वो शो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आप दो नंबर्स को, दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो उसी सेट का एलिमेंट आ जाए तो हम उसे कहते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब इसको ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है, लेकिन हम ऑप्शन बी, सी और डी को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि हम सेट्स के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पूरे रियल नंबर्स के लिहाज से नहीं देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ सेट्स को देखेंगे कि अगर सेट्स के एलिमेंट्स को प्लस किया जाए तो वो क्या उसी सेट्स के एलिमेंट आते हैं। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है। तो यहाँ पर देखते हैं 0 + 1 1 आ गया, ये 1 जो है इसी सेट का एलिमेंट है। तो लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 + 1 करें, यानी इसी सेट के 1 को 2 टाइम्स हम ऐड करके देखें तो आता है 2, जबकि ये ऐड करने के बाद क्या आ गया 2, ये जो 2 है वो एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जो 0 और 1 है ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी दरअसल क्लोज्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जिसके अंदर जो ऑपरेशन किया जाए वो उस सेट के एलिमेंट शो करें। तो यहाँ पे तो 2 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं 0 और 1 जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब जो सी ऑप्शन है उसमें है 0 - 1। 0 - 1 को हम ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इसी सेट के एलिमेंट आते हैं। तो 0 + × -1 इज इक्वल टू, ये -1 मैंने चूंकि ये एलिमेंट था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया -1। ये -1 तो इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन अगर हम -1 और -1 को ऐड करें, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर -1 को -1 में ऐड करें तो आता है -1 + माइनस 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 प्लस 1 + 1 2 -2। ये -2 तो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 और -1 सेट है,
ये कुलैयर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। और जो डी हमारे पास ऑप्शन है इसमें 1 स्क्वायर रूट 2 1/2 है। अगर आप इसको भी देख लें ऐड करके तो ये हमारे पास इस सेट के दोबारा एलिमेंट्स नहीं आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 1 प्लस अंडर रूट 2 आता है, यानी कि ये 1 प्लस अंडर रूट 2 में चला गया है, जबकि यहाँ पर 1 स्क्वायर रूट 2 और 1/2 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पर पूरा एक एलिमेंट जो बना है वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास है ये भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था पॉइंट ऑफ व्यू था जो समझने का, जिसमें कुलैयर प्रॉपर्टी को हमने विद रिस्पेक्ट टू सेट्स देखा है। सेट्स मींस जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको देखा है, पूरे रियल नंबर्स को नहीं देखा है। जबकि हमने जो पहले प्रॉपर्टी की थी वो रियल नंबर के लिहाज से की थी, यानी रियल नंबर तो तमाम नंबर्स, बहुत सारे नंबर जो रियल नंबर्स में आते हैं, तो हमने जब भी रियल नंबर को प्लस किया था तो हमारे पास एक न्यू रियल नंबर आ गया था। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 5 को ऐड किया था तो 7 आया था, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता था। तो हमने कह दिया था कि ये जो है हमारे पास रियल नंबर्स वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम एडिशन वाला ऑपरेशन 2 रियल नंबर्स पे करते हैं तो एक नया रियल नंबर आ जाता है। तो हमने कहा कि ये जो हमारे रियल नंबर हैं वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर उसने हमारे पास सेट्स के हवाले से पूछा है, तो सेट्स के एलिमेंट्स को हमने प्लस करने के बाद सेट के एलिमेंट ही को आना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि सब 0 एक ऐसा एलिमेंट है सेट का जिसको हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे यहाँ पे प्लस करें तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो इट मीन सिर्फ 0 सेट जो वो शो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। बाकी सेट्स के एलिमेंट्स को जब हम प्लस कर रहे थे, जैसे 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया, क्योंकि 2 जो है वो एलिमेंट का सेट नहीं था। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 12 पार्ट है। 12 पार्ट में पूछता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। हमारे पास एक उसने रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और आंसर क्या आ रहा है, वही रियल नंबर दोबारा से आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की जिसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें रियल नंबर्स को तो रियल नंबर सेम हमारे पास आ जाएं, आइडेंटिकल रियल नंबर्स आ जाएं। सेम मतलब कि आइडेंटिकल का मतलब है सेम रियल नंबर्स वापस आ जाएं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए करेक्ट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब है प्लस, आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा नंबर जो हम एडिशन में ऐड करें तो हमारे पास सेम आ जाए, यानी एक हमारे पास रियल नंबर ए है उसमें हम ऐड करें कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे तो प्लस यूज हो रहा है एडिटिव आइडेंटिटी में, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर डी पार्ट में देखें तो एडिटिव इनवर्स, फिर एडिटिव का वर्ड आ गया है। एडिटिव का मतलब ही प्लस से निकला है, यानी कि एडिशन का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है हमारे पास माइनस। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, जिसमें हमने एक रियल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया था, यानी कि उसका इनवर्स ऐड का इनवर्स ऐड किया था माइनस ए, तो आंसर है 0। ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। सी प्रॉपर्टी देखें तो कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, और आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रियल नंबर आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि सेम रियल नंबर आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब है सेम। तो यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास सेम नंबर आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर डी पार्ट को देखें तो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसके नाम से यहाँ पर जो शो हो रहा है वो है इनवर्स, यानी कि हम मल्टीप्लाई का इनवर्स करेंगे, वो है डिवीजन। अगर एक रियल नंबर ए है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है 1/a, तो आंसर हमारे पास 1 है। ये प्रॉपर्टी भी यूज नहीं हो रही है। सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 13 हमारा पार्ट है इफ x y z 3 रियल नंबर्स हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z जो है वो क्या है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, क्योंकि 0 से पीछे जो नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो z लेस देन 0 देन x लेस देन y क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि x लेस देन y जो इम्प्लाइज दैट क्या होगा। तो यहाँ जो x लेस देन y है, यहाँ पे देखते हैं कि अगर z को हम लेस देन 0 करें तो कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले ऑप्शन में है x z लेस देन y z, यानी कि यहाँ पर उसने z दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एक रियल नंबर x था और एक रियल नंबर था y, ये जो हमने हमारे पास ये कंडीशन है
इन दोनों के साथ उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड पे z नंबर को, और वो z नंबर है नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 है। तो कहते हैं कि क्या ये वाला कंडीशन होल्ड करती है। हम इसे 1 बाय 1 पहले चेक कर लेते हैं। ये हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ रिवाइज करते हैं। x को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2, x की वैल्यू है 2, और z की वैल्यू ले लेती हूँ कोई भी नेगेटिव नंबर -1, और y ले लेती हूँ हमारे पास जो है 3, क्योंकि यहाँ पर जो x लेस देन 2y है तो 2 लेस देन 3। यहाँ पे मैंने ये जो है नंबर्स को लेट किया है, 2 जो वो लेस देन होता है 3 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 2 इंटू -1, दोनों साइड्स पे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि z जो वो नेगेटिव नंबर है यहाँ पर उसकी कंडीशन के मुताबिक। तो इसको सॉल्व करें तो -2 लेस देन -3। स्टूडेंट्स ये देखें क्या ये ठीक है बात कि -2 लेस देन है -3 से? तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि -2 जो है वो लेस देन नहीं है -3 से, -2 ग्रेटर है। तो ऑप्शन जो ए है वो ठीक नहीं है, और ये बी ऑप्शन है xz ग्रेटर देन yz। इसको सॉल्व करें अगर आप x को 2, यहाँ पर स्टूडेंट्स रखा 2 और 3 ही हैं एलिमेंट्स। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, z है -1, y की वैल्यू पुट करेंगे 3 और z की वैल्यू -1, तो हम करते हैं इसको सॉल्व, तो आता है -2 ग्रेटर देन -3। इट मीन्स कि अगर हमारे पास नंबर 2 और 3 हो और ये हमारे पास कंडीशन हो, तो हम कह सकते हैं कि -2 क्या है, ग्रेटर देन -3 है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। वैसे भी हमने जब ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर जो दो रियल नंबर जो हैं वो इनइक्वालिटी को शो कर रहे हों, और तीसरे रियल नंबर यानी z को या कोई भी रियल नंबर जिसको हम उन दो इनइक्वालिटीज वाले रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसके मुताबिक x और z जो x और y के साथ अगर तीसरा नंबर जो है रियल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जो कि नेगेटिव हो, तो वो साइन को ऑपोजिट कर देता है। यहाँ पे साइन क्या था, लेस देन, और यहाँ साइन आ गया है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी करेक्ट है, और ये हमने सॉल्व करके भी देख लिया है। और ये ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है। 14 पार्ट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि दो रियल नंबर हैं, देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, यानी तीनों केसेस हो सकते हैं। अगर ए और बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहे हो, तो ये दो रियल नंबर्स इक्वल भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, ये हमने पढ़ा था, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है कि a इज इक्वल टू बी, यानी ट्राइकोटोमी जो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ही ये है कि डिवीजन इन 3 पार्ट्स, हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब था डिवीजन इन 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है इन 3 कंडीशंस को। तो बाकी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो भी हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा था a इज इक्वल टू बी हो, अगर b इज इक्वल टू सी हो तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू सी है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर दो जो रियल नंबर हैं वो ऐड हो रहे हों, इक्वल हों, तो हम उनमें तीसरा नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये होल्ड करता है फिर भी। और जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसके मुताबिक अगर दो रियल नंबर जो है वो इक्वल हों, तो हम उनमें जो एक तीसरा रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो यही रहता है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एडिटिव है और ये ट्रांजिटिव है। जबकि ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट हमारे पास है इसका 15, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए और नॉन रिकरिंग का मतलब पता होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसे डेसिमल नंबर जो खत्म ना हो रहे हों, जो स्टॉप ना हो रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक नंबर लिखूंगी 0.2391, इस तरह से सोन ये चलते जा रहे हैं और ये स्टॉप नहीं हो रहे हैं, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, जो रिपीट ना हो रहे हों डेसिमल पॉइंट के बाद। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद देखें आप तो 2391, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी ये नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से नंबर्स को? पार्ट ए है नेचुरल नंबर, पार्ट बी है रैशनल नंबर, पार्ट सी है इरेशनल और पार्ट 4 है प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता हो तो आप आसानी से जो है वो जज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में क्या पता है। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। बी पार्ट में है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं यानी डेसिमल उनका होता है तो वो कौन सा होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। टर्मिनेटिंग होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। यानी कि ये जो 3 जो डेसिमल्स हैं ये हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल। तो अब देखते हैं इरैशनल नंबर के जो डेसिमल्स हैं वो कैसे डेसिमल होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो इरैशनल नंबर के डेसिमल होते हैं, जैसे इरैशनल नंबर यहाँ पे 2 है या यहाँ पर कह सकते हैं पाई है, तो इसका जो डेसिमल में अगर आप दोनों को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो पाई की रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में वो है 3.1415 और सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स वो टर्मिनेट यानी कि उनके डेसिमल स्टॉप भी हो जाते हैं। अगर स्टॉप नहीं होते तो रिकरिंग जरूर होते हैं, जैसे 0.6666, इसको कहते हैं रिकरिंग, रिपीट होना, और ये शो कर रहा है डॉट्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डेसिमल्स को हमने रैशनल नंबर का नाम दिया था। जबकि जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी स्टॉप नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है यानी 1415 है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स को हमने इरैशनल नंबर्स कहा था। और जो डीप पॉइंट है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था वो है अ नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना स्टॉप होने वाला, नॉन स्टॉप, और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट ना हो रहा, वो डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टूडेंट्स ऑप्शन है एन इरैशनल नंबर, क्योंकि इरैशनल नंबर्स को हमने डिस्कस किया है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज की है चैप्टर 2 की और क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, इसी तरह से रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है इसको रिवाइज किया। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज किया और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स को रिवाइज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।